अच्छी बात है। अगर वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। अच्छा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में पता नहीं कैसे बताते हैं आपको, मैंने बताया था स्ट्रक्चर देके कैसे बताया जाता है ना। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप का दोनों यूनिट अगर इन्वॉल्व हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, तो कोई ना कोई ऐसा तो है नहीं जिसको आप रिड्यूसिंग कर पाए, तो वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग यहाँ पे यू छूट गया, बात समझ में आ गई सबको? अच्छा बच्चों, 2 दिन बाद जो क्लासेस होगी ना, वो आपको वीडियो के थ्रू ही जोड़ना है। अच्छा, अगर वो म्यूटर रोटेशन शो करेगा तो हमें बताना। म्यूटर मैंने बताया था क्या होता है। तो 3 बातें हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज। बच्चों, जितने भी मोनोसेक्राइड है ना, जितने भी मोनोसेक्राइड है, सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है, उसमें चिंता की बात नहीं है। और सब के सब म्यूटर रोटेशन शो करते हैं। सबसे पहला आपका फेवरेट ग्लूकोज, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर है और ये म्यूटर रोटेशन शो करता है। अच्छा, अगर मैं क्रॉस कर दूं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना। क्रॉस मतलब कट कर दो तो। उसके बाद आपका दूसरा फेवरेट फ्रुक्टोज। भाई ग्लूकोज का भाई है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है और ये म्यूटर रोटेशन शो करता है। अब फ्रुक्टोज कैसे होता है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, है ना। तीसरा याद देखो, अगर आज टाइम मिला तो आज बता दूंगा। तीसरा है बच्चों मैनोस। मैनोस भी वही, आपको तो मैनोस के बारे में अच्छे से पता है। इसके बाद बच्चों सुक्रोज। याद है मैंने सुक्रोज के बारे में क्या बताया था? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना, क्योंकि उस 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इन दोनों का मेन फंक्शन ग्रुप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। आपको याद होगा मैंने बताया था इसके बारे में। क्यों, कुछ आना बोलो। हाँ। बच्चों, इसके बाद माल्टोज है। तो माल्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है और ये म्यूटर रोटेशन शो करता है। इसके बाद 6 नंबर पे आपका है लैक्टोज। सिक्स नंबर पे लैक्टोज है बच्चों। लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है और म्यूटर रोटेशन शो करता है। स्टार्च। बच्चों, स्टार्च आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और म्यूटर रोटेशन शो नहीं करता। और 8वां सेलुलोज। ये भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और म्यूटर रोटेशन शो नहीं करता। तो जरा जरा इसमें एक खास बात देखिए बच्चों, जिसको बोलने पे आपको ऐसे बोलना पड़े, सेलुलोज एस, देखो सुक्रोज एस, है ना, स्टार्च, सेलुलोज, जिसके उच्चारण में कैपिटल एस की फीलिंग आए ना बच्चों, वो सब के सब नॉन रिड्यूसिंग है, सब के सब म्यूटर रोटेशन शो नहीं करते, बाकी सब करते, है ना। सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। सेलुलोज तो जरूर ध्यान रखें, मान लो कभी कंफ्यूज हो जाते याद रखें, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका बात है। अब बच्चों एमिनो एसिड के बारे में बताना शुरू करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो बच्चों, एमिनो एसिड सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है कि बच्चों ये बायोकेमिस्ट्री है। तो बच्चों जो ये बायोकेमिस्ट्री है ना, तो इसलिए सबको एमिनो एसिड बताने का तरीका अलग अलग। अगर कोई बायो के टीचर है तो अमीनो एसिड को अलग तरीके से बताएंगे, अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर है तो वो अमीनो एसिड को अलग तरीके से बताएगा। मतलब बताएगा तो अमीनो एसिड, लेकिन
बताने का पैटर्न बदल जाएगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा डिटेल पढ़ाया जाता है, और बायोकेमिस्ट्री सॉरी केमिस्ट्री के सिलेबस में थोड़ा सा ऐसे पढ़ाया जाता है जिससे केमिस्ट्री के पोर्शन सॉल्व हो जाए। तो बच्चों, मैं आपको एमिनो एसिड क्या होता है, उसकी क्या फीलिंग है, आपको बिल्कुल अच्छे समझा देता हूँ। देखो, ऐसा ऐसा मतलब है कि 500 एमिनो एसिड नेचर में पाए जाते हैं। नेचर में 500 एमिनो एसिड पाया जाता है, 500। लेकिन बच्चों, इसमें से 20 एमिनो एसिड ही ना मानव शरीर के बॉडी में देखा जाता, पाया जाता है। 20 एमिनो एसिड ना ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन समझते हैं मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, मतलब ऐसा सीन, ऐसा देखा जाता है। और बच्चों, जितने भी अमीनो एसिड है ना, जितने भी अमीनो एसिड है, जितने भी अमीनो एसिड है ना, वो सब के सब अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। जितने भी एमिनो एसिड है ना, वो सब के सब अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, केवल एक को छोड़कर। जो मैं बता रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, ये केवल बेसिक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, है ना, ये कोई बहुत वो नहीं है। ये बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ये आपको पता होगा। किसको लिख देता हूँ? एक्सेप्ट प्रोलीन। अगर हम प्रोलीन की बात ना करें बच्चों में, तो सब के सब अल्फा एमिनो एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर हेडिंग एमिनो एसिड पढ़ाना है, तो मुझे स्पेशली अल्फा एमिनो एसिड ही पढ़ाना चाहिए। क्या आप हमारी बात समझ गए? जितने भी एमिनो एसिड है वो क्या है? सब के सब अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, केवल एक को छोड़ के, प्रोलीन को छोड़कर। 20 एमिनो एसिड ह्यूमन बॉडी में देखा जाता है, और 500 एमिनो एसिड नेचर में पाया जाता है। उसमें से 20 ही मानव शरीर में पाया जाता है। और जितने भी एमिनो एसिड होते हैं बच्चों, वो सब के सब अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब काम की बात शुरू करते हैं। इसको हटा दे। जब बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मुझे अगर हेडिंग मतलब चाहिए एमिनो एसिड, तो वास्तव में मुझे अल्फा एमिनो एसिड आपको पढ़ाना चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि जितने भी एमिनो एसिड है वो सब अल्फा एमिनो एसिड ही होते हैं, और केवल एक को छोड़ के प्रोलीन। तो हमें 500 तो पढ़ना है नहीं, हमें अपने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ना जिससे हमारा केमिस्ट्री के क्वेश्चन बायो केमिस्ट्री सॉल्व हो जाए। हटाता हूं उसको। ये बेसिक की जानकारी थी जो आपको पता होगा। खैर, काम की बातें शुरू करते हैं। जरा ध्यान सुनिएगा ना एमिनो एसिड के बारे में। तो बच्चों, अपना हेडिंग है एमिनो एसिड। अगर आपको अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो, तो मैंने एक जगह एमिनो एसिड बनाया भी था बच्चों। साइनोहाइड्रिन से एमिनो एसिड बनता है, और एमिनो एसिड से जोड़ के प्रोटीन बनता है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान हो, तो मैंने एमिनो एसिड बनाया था। अगर ध्यान हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने बनवाया था एमिनो एसिड। देखो, ये एमिनो एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या किसी को ध्यान है? मतलब कैसे बना था मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ध्यान है कि नहीं? बनाया था, बनवाया था मैंने। कोई बात नहीं। तो बच्चों, हमको क्या पढ़ना है? अल्फा एमिनो एसिड। प्रश्न है कि सर ये क्या होता है, बताते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैंने एसिड लिखा, ठीक है? एसिड के बाद वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे कोई एमीन लगा दिया, ये रहा अल्फा, इसका नाम होता है बच्चों अल्फा एमिनो एसिड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, आप इसको देखिए ऐसे। देख रहा ना, ये अल्फा हो गया,
ये बीटा हो गया, ऐसे करके पढ़ा जाता। अल्फा एमिनो एसिड, आपको पता है ना कि जब कभी NH2 को बेचारों को सम्मान ना मिले तो उसको एमिनो पढ़ा जाता है। तो इसका नाम है अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा पे एमीन है ना, तो अल्फा एमिनो एसिड। तो बच्चों शुरुआत करता है अल्फा एमिनो एसिड। और आपको अच्छे से पता होगा कि अल्फा एमिनो एसिड में कैपिटल डी कैपिटल एल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल डी कैपिटल एल ही हम अगर आपको ध्यान हो तो इसलिए आया था। छोटा सा फिशर प्रोडक्शन में देख लेते हैं। ये H हो गया NH2। आपको पता है ना NH2 और OH की पोजीशन ही देख के ही बताया जाता है। करेक्ट फिशर बनाने के लिए मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे ऊपर रखते हैं, सभी कार्बन को वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। तो बच्चों ये कौन सा हो जाएगा, ये डी अल्फा एमिनो एसिड हो जाएगा। डी अल्फा एमिनो एसिड है ये, डी अल्फा एमिनो एसिड। समझ में आ गया ना, हम इसको देख के बनाए डी अल्फा एमिनो एसिड। तो एल भी बना सकते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। कुछ नहीं करना, आपको NH2 को बस इधर दिखा देना। तो हमारे पास एमिनो एसिड मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। आप समझ रहे हैं ना मैंने ऐसा क्यों बनाया स्ट्रक्चर, क्योंकि कैपिटल डी और बच्चों कैपिटल बनाने के लिए ना करेक्ट फिशर पोजीशन फार्मूले की जरूरत पड़ती है। और करेक्ट फिशर पोजीशन फार्मूला क्या कहता है, सभी कार्बन वर्टिकल लाइन पर रहेंगे और मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे टॉप पे रहेगा और NH2 लेफ्ट या राइट में रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। बहुत सिंपल टॉपिक है यार, मैं केवल लिखता भी जाऊंगा तब भी समझ में आ जाएगा। क्लास में 46 संख्या है आश्चर्य। खैर इसको हटाते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि मुझे आपको एमिनो एसिड इतना समझ में आ गया होगा क्या होता है, कैसे होता है। जैसे हुई मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी में इसका बहुत डिटेल विस्तृत अध्ययन बायोलॉजी में ही किया जाता है। 1 मिनट में अगर ये कट हो जाएगा तो अब दोबारा ऐड हो जाएगी, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। टाइप्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड ना, अल्फा एमिनो एसिड। आप तो समझ गए ना मैं अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोल रहा हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोल रहा हूँ। कौन कौन से, सबसे पहले होता है न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड। बहुत सिंपल सी बात है यार, आपको तो पता है NH2 का जो नेचर है वो लोन पेयर के कारण वो बेसिक नेचर का होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एसिड नेचर का होता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे जिसमें केवल और केवल एक NH2 ग्रुप है, केवल एक, और बच्चों केवल एक ही ना, केवल एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो बस, तो बच्चों ऐसे एमिनो एसिड को न्यूट्रल अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रल, सिंपल सा फंडा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बताना। जो मैं दूसरा बताने जा रहा हूं उसका नाम है एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड। अब तो आप ये भी बता सकते हैं एसिडिक किसे कहते हैं, चलो बताओ एसिडिक का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, बोलो। COOH ज्यादा हो NH2 से, ज्यादा ना हो, 2 हो। कितना ज्यादा करेगा भाई, एक NH2 ग्रुप हो और आपका 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। अगर मैं आपसे बेसिक अल्फा एमिनो एसिड पूछूं, 2 NH2 और एक COOH। हाँ बेसिक अल्फा एमिनो एसिड में, बेसिक अल्फा एमिनो एसिड में बच्चों 2 आपके NH2 ग्रुप होंगे और साथ में केवल एक कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे बच्चों आपका तो कोर्स कंप्लीट हो गया है,
इसलिए बच्चों आपका ग्रुप तो सेपरेट करना ही था, आज नहीं तो कल। उस ग्रुप में अब केवल और केवल भविष्य में बायो सर ऐड हो जाएंगे बस, और कोई नहीं ऐड होगा। और उसमें फिजिक्स के सर ऐड हो जाएंगे, बहुत होंगे, और कोई ऐड नहीं होगा, और कोई भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसमें पढ़ने और पढ़ाने वाला कार्यक्रम होगा, और कोई कार्यक्रम होने वाला नहीं। तो बच्चों अल्फा एमिनो एसिड 3 प्रकार के होंगे, न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड, एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड और बेसिक अल्फा एमिनो एसिड। ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, करके पढ़ लेते हैं, जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जितनी जरूरत केमिस्ट्री में एमिनो एसिड की है, मतलब जितने कंपाउंड्स की, वो हम आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, जितने कंपाउंड की जरूरत है और आप उसको याद कर लेना। बाकी अगर आपको अच्छे से याद हो अपने जो एनसीईआरटी में है, तब तो और अच्छी बात, और नहीं तो हम जो हम याद करा रहे हैं वो तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी अगर सब याद हो तो अच्छी बात। जैसे कम से कम 10 तो मैं याद करा ही देता हूँ, 10 की मुझे जरूरत पड़ेगी। जरूरत है मतलब एग्जाम में जरूरत पड़ जाएगी। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड। न्यूट्रल तो समझ सकते हैं ना, न्यूट्रल मतलब जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एक NH2 एक हो। तो जरा इसका जनरल फॉर्मूला देखिएगा। जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, और उसे जनरल फॉर्मूला में ऑपरेशन कर करके हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे एनसीईआरटी में बनाया। आप एनसीईआरटी में आपको पता ना, आर रखता गया और 20 फॉर्मूले बना दिए। हम लोग वही काम करेंगे। हाँ देखो बच्चों, मुझे बताओ, इस कार्बन से एक एसिड तो जुड़ा ही होगा, तभी ये कार्बन अल्फा है, और इससे NH2 होगा, तभी इसका नाम अल्फा एमिनो है। और बच्चों यहाँ पे लगा देते हैं आर। ये जनरल फॉर्मूला, बार बार जनरल फॉर्मूला को हम लोग G.F से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला ये बन गया। अब एक एक क्या करेंगे, आर की जगह पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखो बड़ा सिंपल है, पहले हाइड्रोजन रखेंगे, फिर मिथाइल रखेंगे, फिर आइसोप्रोपाइल रखेंगे, फिर आइसोब्यूटाइल रखेंगे। तो 4 फॉर्मूला बने जो अपने काम लायक। समझ गया ना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। तो बच्चों यदि मैंने उसके जगह पर हाइड्रोजन रखा, तो बच्चों जो CH और जो हाइड्रोजन वो मिलकर क्या बन जाएंगे, CH2 बना लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, NH2 CH2 COOH। भाई अगर मैं इसकी जगह पे हाइड्रोजन रखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हाइड्रोजन उस CH में मिल जाएगा, CH2 हो जाएगा। समझ गया ना। तो एक एक करके बच्चों देखते हैं। सबसे सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, मतलब पहला फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि जैसे मतलब पहला लिख देता हूं मैं आर की जगह पैच रखता हूं। अगर मैं आर की जगह पैच रखूंगा तो वो H CH में मिल जाएगा, तो वो बनाएगा CH2। NH2 तो इसके पास लगाई, और बगल में बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख रहे हैं ना, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। और बच्चों आगे के 3 जो लेटर है ना, आगे के GLY, इसी से इसको पहचाना जाता है, ऐसे पूछा जाता है कई पेपर में GLY। तो आपको जानना पड़ेगा ये न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड है। आगे के 3 शब्दों से इसके नाम हम लोग लिखते हैं, GLY ग्लाइसिन। ठीक है, दूसरा बच्चों, अब आर की जगह पे हम मिथाइल रख देते हैं, आर की जगह पे मिथाइल रख देते हैं, CH3 मतलब। तो देखो जरा CH3 रख देते हैं, तो CH3 CH NH2, बाकी सब सेम है ना, बाकी सब सेम है। और ये आपका ऐसे हो गया। इसका नाम होगा एलामीन। एलामीन इसका नाम होगा एलानीन, ALANIN, एलानीन। और आगे के 3 शब्द है तो इसका नाम होगा एला, है ना, बहुत सिंपल है। ग्लाइसिन, ग्लाई, एलानीन, एला। और बच्चों अब हम क्या करेंगे ना, अब हम आर की जगह पे आइसोप्रोपाइल रखेंगे। आइसोप्रोपाइल यदि आपको याद हो तो बच्चों इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं, आप ध्यान करो। CH और उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, याद है, उसको बोलता है आइसोप्रोपाइल। अब इस आइसोप्रोपाइल को यहाँ रख दो आर की जगह पे, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है बच्चों। तो ये न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड का तीसरा बन जाएगा, इसको बोलेंगे वैलीन।
VALINE, इसको बोलेंगे शॉर्टकट में VAL वैन। तो बच्चों ये हमने आपको 3 बताया जिसकी जरूरत है हमको। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे R की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, H। मैंने यहाँ पे R की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, मिथाइल। और मैंने यहाँ पे R की जगह पे क्या रिप्लेस, हिंदी में इसको लिख देता हूँ आइसोप्रोपाइल। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इसको याद रख लेंगे, जितनी जरूरत है उतना फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूले के साथ याद रखना है क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, ये बात ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में बिना फॉर्मूले का केमिस्ट्री का मतलब तो है नहीं। तो बच्चों ये 3 हो गया ना, इसको हटा देते हैं। जितने इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होना ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि जितने अमीनो एसिड है इसमें जो आपने सबसे पहले पढ़ा ना GLY, यही बेचारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ये मत पूछ लेना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है ना। समझ में आ गया? यही जो ऑप्टिकल जो आपने पहला जो पढ़ा है, यही अमीनो एसिड में ऐसा अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव, हाँ ध्यान रखिए। खैर, अब बच्चों हम कायल कार्बन नहीं है, क्या हुआ? वो पहला वाला ग्लाइसिन था ना, वो उसमें कायल कार्बन कहाँ है, 2 H थे ना। कायरल कार्बन कहाँ है मतलब? हाँ वही तो बता रहा हूँ ना कि ये मत पूछना कि ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये मत पूछना। चलो यार देखो बच्चों, अब हम आइसोब्यूटाइल जोड़ेंगे। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, ध्यान सुनना। आइसो का मतलब होता है सेकंड पे, मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेकंड पे मिथाइल का जोड़ना, सेकंड पे मिथाइल का जोड़ना। और चूंकि ब्यूटाइल है बच्चों तो 4 कार्बन होना चाहिए। देखो ये 4 कार्बन हो गया, ये आइसोब्यूटाइल है। दिख रहा ना आइसोब्यूटाइल कैसे है? अब इसी को जोड़ना है, ये पोर्शन आइसोब्यूटाइल का, ये आइसोब्यूटाइल का। बाकी सब तो सेम है ना, आइसोब्यूटाइल हमने जोड़ दिया, बाकी सब सेम सेम, मतलब CH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा पे एमिनो है, जो गया है। उसको बढ़ेंगे ल्यूसीन, LEUCIN। इसको पढ़ेंगे ल्यू, LEU, ल्यू है ना। एक और देख लो बच्चों, आपने बेंजाइल का नाम सुना? बेंजाइल, बेंजाइल किसे कहते हैं? बेंजीन पे CH2 उसको बेंजाइल कहते हैं, क्यों कहते हैं ना। तो बच्चों अब बेंजाइल जोड़ दो, अच्छा ये रहा बेंजीन, और बेंजीन पे CH2 लगा देंगे तो इसको बोलेंगे बेंजाइल। मतलब अब R की जगह पे आपको बेंजाइल जोड़ना, बाकी सब सेम सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो मैंने 5 अल्फा एमिनो एसिड जो कि न्यूट्रल पढ़ाया है, आप उसको याद रखेंगे। नाम बहुत सिंपल है, नाम है फिनाइल एलामीन। फिनाइल एलामीन, इसको बोलेंगे PHE। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हमारे पास जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में ये हमारा न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड की लिस्ट थी। तो क्या आपको 5 याद हो जाएगा ना? मैंने 5 क्या क्या जोड़ा, एक हाइड्रोजन जोड़ा, एक मिथाइल जोड़ा, एक आइसोप्रोपाइल जोड़ा, उसके बाद हमने आइसोब्यूटाइल जोड़ा, फिर बेंजाइल जोड़ा। नाम याद कर लीजिएगा, इतना ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड। आप समझ सकते हैं कि अगर ये एसिडिक होगा, अगर ये एसिडिक है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड 2 रखना है। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला सुनिए। जनरल फॉर्मूला बनाते कैसे, देखो पहले इसको हटाओ, इसको हटाओ। देखो ये अल्फा है, अल्फा पे तो एमिनो होना चाहिए क्योंकि आपको पता है जितने भी एमिनो एसिड है सब अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। ये काम आपने कर लिया। आप क्या करो, यहाँ पे CH2 लिख दो और यहाँ पे N लगा दो, N, और उसके बगल में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो। अगर बच्चों इस प्रकार का आपको कोई दृश्य दिखाई देगा ना, आप देख लीजिए इसमें 2 एसिड भी हैं, और ये बच्चों एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड का ये जनरल फॉर्मूला भी है।
अब आप n की वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर लिखते जाइए। n बराबर 1 रखिए, n बराबर 2 रखिए, n बराबर 3 रखिए, n बराबर 4 रखिए, तो आपको फॉर्मूले बनते जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। आपने ये साइड चेन लगा दिया, आपने साइड में CH2n शेड्यूलर्स लगा दिया, ठीक है। खैर चलो, तो बच्चों पहला स्टार्ट करते हैं। पहला आप n बराबर 1 रख दो। तो जब n बराबर 1 रखोगे तो फॉर्मूला तो नॉर्मल बन जाएगा ना, क्यों, क्या ख्याल है? कुछ आना बोलो। हाँ सर। इसका तो नाम आप जानते ही होंगे, एस्पार्टिक एसिड। नाम जानते हैं ना? क्यों? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे आपको पता नहीं, ASP, एस्पार्टिक एसिड। तो बच्चों दूसरा आपका फेवरेट n बराबर 2 रखो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी करीब 11 बजे मेरी फ्लाइट थी, लेकिन बच्चों मैंने कैंसिल कर दिया कल रात को। क्यों कैंसिल किया? उसका तो आंसर आपको एक हफ्ते मिल जाएगा, एक वीक में, लेकिन आपको पढ़ाना भी था, एक दूसरा ये भी रीजन था, है ना। तो बच्चों n बराबर 1, n बराबर 2 रख दिया। इसका भी नाम आपको पता होगा, ग्लूटामिक। ग्लूटेमिक एसिड, है ना। शॉर्टकट में बोलेंगे GLU, ग्लू। बच्चों अगर ये कोरोना वायरस खत्म हो गया ना, तो मेरे मन में क्या विचार था, मैं सोच रहा हूँ चूंकि आपसे शेयर करूं, और साथ में जो हॉस्टल के बच्चे हैं मैं उनसे शेयर जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि हॉस्टल के बच्चों से क्या है ना कि जैसे मैं थोड़ा सा ना, मतलब आप जहां जहां रहते हैं ना गुजरात में, मैं आपके वहां आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। तो एक प्रकार से एक मार्च निकलेगा, जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी ना, तो उसी प्रकार से एक मात्र समझ लो, जिससे हमारे स्टूडेंट से मुलाकात हो, उनके पेरेंट्स से मुलाकात हो। इस कोरोना के समाप्त होने के जस्ट 1-2 महीने बाद जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं आपके गुजरात में आप जहां जहां रहते हैं, मैं उस गांव का एड्रेस नोट करूंगा आपसे ही, जो मेरे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जो पढ़ने वाले, जो पढ़ रहा है, और उसके बाद मेरी यात्रा निकलेगी और एक एक गांव से होके जाएगी। मतलब मैं ही अगर कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेले निकल जाऊंगा। पर बच्चों इससे क्या होगा ना, इससे होगा कि मैं गुजरात से थोड़ा सा अच्छे से परिचय हो जाएगा। मैं थोड़ा सा, मुझे कई दिन से पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम है, इसी बहाने घूमना भी अच्छे से हो जाएगा। ये मन में विचार था, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं किसी बच्चे के घर जाऊं, जैसे मान लो सुनागर विपुल है या बाकी जो लोग बाहर के हैं, मतलब जो भी हॉस्टल से दूर के हैं, तो जाने पर उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इसी बहाने लोगों से मुलाकात होगी, गाँव का जो दृश्य है, सबके वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, ये देखने को मजा आएगा। तो ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मतलब एक प्रकार से दांडी यात्रा समझ लीजिए। मतलब आपको सुन के जरा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके फैमिली से मिलूं, आप लोगों से मिलूं, और वास्तव में मिलने के बाद मैं आपको फील कराऊं कि देखो आपको कितना मेहनत करना चाहिए। आपके गार्जियन से मिल लो, उसके बाद आपको भी अच्छे से फील होगा। तो ये मैंने इस बार से सोचा है। तो मैंने अकेले ही सोचा, बाकी मैंने अपनी टीम से इस बात पे चर्चा करूंगा। अगर वो मेरे इस दांडी यात्रा में चले तो अच्छी बात है। देखो भैया, अपन तो खाली है, अपन बिल्कुल फ्री है, कोई जैसे प्रेशर नहीं है कि आपको कहीं जाना नहीं। तो इसलिए हम फ्री हैं। जैसे बाकी लोग फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो बाकी लोग हो सकता है कि इस में सहयोग ना कर पाए, लेकिन हम तो फ्री हैं। तो एक एक नोट लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद सभी लोग के पास पहुंचेंगे। सभी गांव में कुछ घंटे रहने के बाद फिर दूसरे गांव में, ऐसे करके सब जगह समय व्यतीत किया जाएगा, जिससे थोड़ा सा कुछ पल अच्छा जाए। क्या ना, थोड़ा सा ये केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते पढ़ाते थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इंतजार करें, कोरोना खत्म होने के बाद फिर आपको सुनने को मौका मिलेगा कि नहीं ऐसा चल रहा है। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सो के उठ के नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ।
ये मेरे मन की इच्छा थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि आप इसे बता सकते हो और किसी से बता नहीं सकते, इसीलिए। ठीक है, तो बच्चों क्या आपने ये नोट कर लिया? कुछ बोलो यार, हाँ ना? हाँ। इसको हटा दे। हाँ सर। ठीक। और बच्चों अब हम जो तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं, जरा उसकी नोट्स बना लेते हैं। तीसरा में जरा मुझे बताओ, तीसरा में क्या होगा? थर्ड में थर्ड में आपका दो, पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, याद तो कर लोगे ना जो लिख रहा हूं मैं? बेसिक अल्फा अमीनो एसिड, इसमें क्या ये NH2 कितना होगा? NH2 2 हो जाए, NH2 2 हो जाए। तो वैसे तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, बाकी तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ ना बच्चों, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसको बता रहा हूँ, इसको हटाऊं। देखो जरा, क्या आपने गुआनिडीन का नाम सुना? गुआनिडीन, ऐसा कुछ, गुआनिडीन बस बताया था। हाँ हाँ, कहाँ पढ़ाया था मैंने? जीओसी में बेसिक स्ट्रेंथ में। यस, GOC में बेसिक स्टैंड में मैंने गुआनिडीन नाम का कोई चीज टॉपिक बता रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों एक ग्रुप है जिसको गुआनिडीन ग्रुप कहते हैं, उसी ग्रुप को मैं यहाँ लगाने वाला था, ध्यान सुनिएगा। मैं N की वैल्यू यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, और 3 लेने के बाद मैं यहाँ पे गुआनिडीन, ये NH2 मुझे लिख देना चाहिए, वैसे तो ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे H हटा के एक बॉन्ड फ्री कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं गुआनिडीन, जो गुआनिडीन ग्रुप होता है मैं उसको ऐड कर देता हूँ। आपको तो इस ग्रुप से अच्छे से परिचय होगा, ये कौन सा ग्रुप है? अगर आपको ध्यान हो तो ये गुआनिडीन ग्रुप है, क्यों? तो बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है ना कि बच्चों ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक एमिनो एसिड है। मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक, मतलब बेस, बेसिक लिख देता हूँ, बेस बेसिक दोनों एक ही बात है। एमिनो एसिड है ये, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसका नाम होता आर्जिन, आर्जिनिन, इसको ARG के नाम से जाना जाता है, आर्जिनिन। ये बात ध्यान रखिए। एक और है, अभी मैं लिस्ट देख लेता हूँ, बाकी इतना आपको याद रखना है ना। एक और है, अभी लिस्ट में देखिए, देख के बता ही देता हूँ, वैसे मेरी सेकंड तो क्लास है ही नहीं। कौन सी लिस्ट है? मुझे एक बेसिक वाला एक लिस्ट, 2 मिनट को हम बता ही देते हैं। उसका नाम ध्यान नहीं है। हाँ, बेसिक वाले एक लिस्ट और बता देता हूँ ना, बेसिक वाले एक लिस्ट। लिस्ट तो बेसिक वाला बहुत है, मैं वो लिस्ट बता रहा हूँ जो पेपर से रिलेटेड है। जैसे मेरी बात को समझिए, जैसे 20 हमारे पास लिस्ट है ना जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन बच्चों हम सब पढ़ के क्या करेंगे? आप उसको बात को समझिए। तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं ना जो जो वास्तव में फायदा हमारे लिए, जिसका भविष्य में आपको एग्जाम में रिजल्ट मिले, इसलिए तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो बेसिक में n बराबर 4, ठीक ठीक। हाँ, इसको हटा, इसको ये बी बता देता हूँ, ये रहा बी। और बच्चों ये n बराबर 4 ले रहा हूं मैं, n बराबर 4 है ना, बाकी सब सेम है, ठीक है। इसको लाइसिन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा दिया मैंने। नाम सुना होगा लाइसिन का? समझ, हाँ लाइसिन सर, सुना है, कहाँ सुना? बायोलॉजी में आता है शायद ये दोनों। इसलिए मैंने ये बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो जो जो मैं बता रहा हूँ ना, आर्जिनिन, लाइसिन,
ये भविष्य में आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। तो जितने इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, मैंने आपके सामने करा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। खैर, अब काम की बातें शुरू करते हैं। इसको हटा दें। बच्चों, अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ना। इसको हटा के जो बताने जा रहा हूं पहले पूरा सुन लेना, तभी नोट करना, है ना। ठीक, बताने जा रहा हूं, जा ध्यान सुनिएगा। बच्चों, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एमिनो एसिड है, मतलब सॉरी अल्फा एमिनो एसिड है। मेरे पास कोई अल्फा एमिनो एसिड है। देखो बच्चों, एमिनो एसिड को अल्फा एमिनो एसिड ही आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने भी एमिनो एसिड है वो सब अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ। तो जब देखो, मान लो कि मेरे पास कोई एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है। आप सभी से रिक्वेस्ट ध्यान सुनिएगा। अल्फा एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ कि सर ये अगर CH है, अगर इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगना चाहिए? NH2 ग्रुप लगना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। यहाँ पे मैंने R लगा दिया। R क्यों लगा दिया? क्योंकि R को मैं चेंज करता जाऊंगा तो हमारे एमिनो एसिड की लिस्ट मिलती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास एमिनो एसिड है। सब लोग ध्यान सुनिएगा। बच्चों, जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो कि मैंने इस एमिनो एसिड को, अब ये न्यूट्रल है ना, ध्यान से सुनना, अब ये न्यूट्रल है। इस एमिनो एसिड को बच्चों मान लो कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में रखूं। इस एमिनो एसिड को मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में रखूं। याद रखना, बेस बेस से रिएक्शन नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो खुद से थोड़े लड़ेगा, बेस बेस से रिएक्शन नहीं करता, एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करता। एसिड अगर बेस पे मिलेगा तो वहां से H खींच लेगा, OH चिपका देगा, ये अलग मैटर है। खैर, मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कि मैं इसको सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम रखूं, बेसिक सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम मतलब जिसका pH 9 से ज्यादा हो, इसको स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम बोला जाता है ना। तो क्या होगा? तो जैसे मैं बेसिक मीडियम रखूंगा, बेसिक मीडियम रखूंगा, तो यहाँ से जो H है वो निकल जाएगा और ये बच्चों एनाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एनाइन बनेगा। समझ नहीं रहो यार? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपने सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एमिनो एसिड को लिया। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम मतलब जिसका pH 9 से ज्यादा। तो बच्चों, ये जो एमिनो एसिड है ना, ये एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। पहली चीज ये बताती है, ठीक है, एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लिया तो क्या होगा? बच्चों, अगर pH ऐसे हो 2 से कम हो तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम बोला जाता है। जितना कम हो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो। NH3+ हो जाएगा। तो ये एसिडिक मीडियम है, मतलब H+ एक्सेप्ट करेगा। तो ये H+ एक्सेप्ट यही कर सकता है। और H, देखो याद रखना, H+ रिलीज ये कर सकता है, H+ एक्सेप्ट ये कर सकता है, क्योंकि बेस H+ लेता है और एसिड H+ देता है। तो बच्चों ये क्या होगा, जब देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो अपने जगह पे ही रहेगा, बगल में ये CH अपने जगह पे भी रहेगा, ये R है, और ये H+ एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम का नेचर होता है कि वो H लेते हैं। तो ये हो जाएगा NH3+। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? NH3+। समझ में आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ जरा, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ उस पर विचार करो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लगाया, तो क्या ये केटायनिक फॉर्म में आपको एमिनो एसिड दिखाई देगा? और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम लगाया तो ये एमिनो एसिड आपको एनायनिक फॉर्म में दिखा। देखो, मैं कोई बहुत बड़ा जादू नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिक मीडियम का, देखो बेसिक मीडियम का मतलब होता है बेसिक। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये अगर H+ निकालना है तो H+ यही निकाल सकता है, क्योंकि एसिड का गुण होगा। एसिड में बेस का गुण, बेस में एसिड का गुण। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो बच्चों मैंने दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दिए। मान लो मैंने दोनों साइड क्या लगा दिया, थोड़ा सा मैं डार्क ले लेता हूँ कोई चीज। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं ना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर। मैं कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ, जरा समझो। मान लो बच्चों मैंने दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दिए। दोनों साइड इलेक्ट्रोड लगा दिए, लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है।
आप समझ गए ना मैंने ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इधर क्यों बनाया, मतलब ये एनोड है और ये कैथोड। तो मुझे बताओ क्या ये अमीनो एसिड क्या ये अमीनो एसिड ऐसे एनोड से कैथोड की तरफ ऐसे घूमता रहेगा? अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये एनोड की तरफ फ्लो करेगा, और एसिडिक मीडियम होगा तो ये कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में ये खुद एनायन में कन्वर्ट होता है, तो एनायन किसकी तरफ भागेगा? एनोड की तरफ। और एसिडिक मीडियम में बेचारा ये खुद केटायन बनता है, तो किसकी तरफ भागेगा? कैथोड की तरफ। क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है तो इसकी तरफ एनायन भागेंगे, और कैथोड होता है इसकी तरफ वो भागेंगे। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बच्चों मान लो, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ तक ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पीएच 2 से कम रखा तो ये कैथोड की तरफ भागेगा अमीनो एसिड इलेक्ट्रोड लगाने पे, और यदि आपने पीएच 9 से ज्यादा रखा तो ये एनोड की तरफ भागेगा। आप क्या करो, कुछ ऐसा सेट कर दो, आप इसके पीएच को कुछ ऐसा सेट करो जो ये ना तो कैथोड की तरफ भागे ना तो एनोड की तरफ भागे। कैसे होगा जरा देखो, ये कैसे पॉसिबल है। आप क्या करो, इसका पीएच कुछ ऐसा सेट कर दो, इसको बच्चे बोलते हैं, उस पीएच को बोलते हैं पीआई। इसका नाम होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पीआई। आप क्या करो, इस सॉल्यूशन का पीएच ऐसे सेट कर दो ना कि जाकर ना तो जो 2 से कम हो ना 9 से ज्यादा, मतलब 6 और 7 के बीच में सेट कर दो। तो ना तो ये उधर की तरफ भागेगा ना तो उधर की तरफ भागेगा। तो फिर क्या होगा, जरा ध्यान सुनना। तो बच्चों ये ऐसे पीएच पे क्या करेगा, ये अमीनो एसिड ये खुद में केटायन भी बना लेगा और खुद में एनायन भी बना लेगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये एनोड की तरफ भागेगा ना ये कैथोड की तरफ भागेगा। बच्चों ये ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें 2 आयन है। 2 आयन मतलब एक केटायन और एक एनायन, 2 आयन है, 2 आयन। तो बच्चों ग्रीक भाषा में 2 को ज्यूटर कहा जाता है। ज्यूटर मतलब होता है 2, ग्रीक भाषा का शब्द है भी। तो मैंने क्या बोला, तो इसको बोलेंगे ज्यूटर। बच्चों की ज्यूटर मतलब 2, और ये आयन है 2 आयन, बच्चों इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन। मैं अभी डिटेल पढ़ा रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल चिंता ना करें, इसका क्या मतलब है कैसे है अभी बता रहा हूँ इसके बारे में। आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं कुछ समझाने का प्रयास करूँ, जरा मेरी बातों में समझिएगा। मेरी बात मैं जो बोल रहा हूँ उसकी बातें समझिए, सुनो। जैसे मान लो बच्चों आपके पास एमिनो एसिड है, ध्यान सुनिएगा। मान लो आपके पास एमिनो एसिड है और बेचारा उसके साथ इम्प्योरिटीज भी, इम्प्योरिटीज समझते हैं, उसके साथ बेचारे इम्प्योरिटीज भी। आप चाहते हैं कि उस एमिनो एसिड को प्योर फॉर्म में बाहर निकाला जाए। भाई मान लीजिए आपके पास, अच्छा पहले इसके बारे में ध्यान सुनिए बच्चों, इसके पास प्लस और माइनस दोनों है। अगर प्लस और माइनस दोनों है तो बच्चों इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बच्चों ये लगभग सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यूटर आयन की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझिए। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर इनके पास प्लस और माइनस है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास में रहेंगे। तो जब मॉलिक्यूल के पास में रहेंगे तो बच्चों सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास कोई एमिनो एसिड है और आप उसको प्योर करना चाहते हैं, अब बेचारा वो ऐसे जगह पड़ा हुआ जिसके आसपास बहुत इम्प्योरिटीज है। तो मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों जितने भी एमिनो एसिड है ना, सबके लिए एक पीआई वैल्यू होती है। पीआई मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो क्या करो उस सॉल्यूशन का ना पीएच ना पीआई के बराबर सेट कर दो। जैसे आप पीआई के बराबर सेट करोगे तो वो ज्यूटर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यूटर आयन मतलब वो एमिनो एसिड NH3 पे प्लस बना लेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड पे माइनस बना लेगा। तो बच्चों इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बच्चों तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और बच्चों सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाएंगे। आप उन्हें फिल्टर करके बाहर निकालिए।
मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एमिनो एसिड को प्योर फॉर्म में, एमिनो एसिड को प्योरीफाई करने में इस टेक्निक का यूज किया जाता है, ज्यूटेराइन मेथड का यूज किया जाता है, इसे ज्यूटेराइन कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है। अच्छा हमसे अगर कोई एक बात और सुनो, हमें क्या, एक बार फिर सुनिए। जैसे मान लो बच्चों कि आपके पास एक से ज्यादा अमीनो एसिड है, आप चाहते हैं कि मैं ये अमीनो एसिड को बाहर करूं, तो बच्चों सभी अमीनो एसिड की खास पीआई वैल्यू होती है। तो क्या करो, उस सॉल्यूशन का पीआई वैल्यू सेट कर दो जिस अमीनो एसिड को बाहर निकालना है। तो जब पीआई वैल्यू सेट करोगे तो वो क्या करेगा, वो ज्यूटेराइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ज्यूटेराइन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। वो नीचे बैठ जाएगा, आप उसको फिल्टर करके बाहर निकालो, हो गया अमीनो एसिड सेपरेट। तो बच्चों अमीनो एसिड को सेपरेट करने में, अमीनो एसिड को प्योर करने में इस ज्यूटेराइन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जितने भी अमीनो एसिड है सबका पीआई वैल्यू होता है, सबका एक खास पीआई वैल्यू होता है। पीआई मतलब, मैं बताता हूँ पीआई वैल्यू क्या होता है, अभी लिखाता हूं मैं। पीआई का नाम होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब सुनो, कोई पूछे सर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, जो मतलब पीआई, तो ध्यान से सुनना। एमिनो एसिड का मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ये अमीनो एसिड है, तो अगर ये अमीनो एसिड मैक्सिमम कंसंट्रेशन ज्यूटेराइन के फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में रहे, जिस वैल्यू पर, उसी को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। चलो मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना। मान लेता हूं कि ये अमीनो एसिड 6 से 7 पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, पीआई वैल्यू है। तो अगर मैं जैसे ही सॉल्यूशन का पीआई वैल्यू मतलब पीएच वैल्यू 6 से 7 सेट करूंगा, तो वो पीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। पीआई मतलब क्या होगा, वो ज्यूटेराइन बना लेगा, और जैसे ज्यूटेराइन बनाएगा तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे और वो नीचे बैठ जाएगा, आप उसको सेपरेट कर लीजिए। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह एमिनो एसिड इस पीआई वैल्यू पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन फॉर्म में रहता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। मैं कुछ बातें लिखा देता हूं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। अच्छा, आपने ज्यूटेराइन तो पढ़ा होगा ना, ज्यूटेराइन क्या होता है? ऐसा तो है नहीं पढ़ा होगा। क्या आपने बायोलॉजी में ज्यूटेराइन पढ़ा? हेलो, कुछ तो बोलो। आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई, ना सुनना। तो मैं क्या देख रहा हूं, देखो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन एमिनो एसिड, मतलब किसी एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वह पॉइंट होता है इज इक्वल टू द पीएच। मतलब पीएच के, मतलब ऐसे पीएच के बराबर होता है जिस पीएच पर वो सबसे ज्यादा ज्यूटेराइन के कंसंट्रेशन के फॉर्म में रहे। ज्यूटेराइन मतलब, मेरी बात देखो, ज्यूटेराइन कोई बहुत अलग चीज थोड़े है। जो एमिनो एसिड है ना, वही केटायन एनायन के फॉर्म में रह रहा है, उसी का नाम ज्यूटेराइन। मैंने क्या बोला कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसी एमिनो एसिड का उस पीएच के बराबर होता है जिसमें एट विच, जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मतलब जो भी आप एमिनो एसिड ले रहे हैं वो किस फॉर्म में रहे बताओ, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड remains in the form of ज्यूटेराइन एसिड लेंगे। ध्यान सुनो, जितने भी आप अल्फा एमिनो एसिड लेंगे उसका कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू आप सेट करेंगे, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू 2 से कम सेट करते हैं तो बच्चों ये केटायनिक फॉर्म में रहेगा, और ज्यादा सेट करते हैं तो एनायनिक फॉर्म में रहेगा।
लेकिन बच्चों कुछ ऐसा सेट करें, जरा ध्यान सुन लीजिए, मैं आपको ड्यूटेरान के बारे में एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप इसका पीएच वैल्यू कुछ ऐसा सेट करें ना कि यही अमीनो एसिड ना केटायनिक और एनायनिक दोनों फॉर्म में रहे। मतलब कितने आयन में रहे? 2 आयन। तो जिस पीएच पे, जिसको पीआई भी कहते हैं, जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं, यह एमिनो एसिड अधिक से अधिक 2 आयन मतलब ड्यूटेरान के फॉर्म में रहे, उसकी सारी कंसंट्रेशन, बच्चों उसी को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और उस पीएच वैल्यू को, जैसे मान लीजिए आपको पता कि ये 6 से 7 पीएच पे ये एमिनो एसिड 2 आयन मतलब ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो बच्चों इसका जो इस पीएच का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा वो 6 से 7 हो जाएगा। मतलब सब जितने भी बच्चों एमिनो एसिड है ना, सबका एक खास पीआई वैल्यू होता है। अगर आपने उस सॉल्यूशन का पीआई वैल्यू ऐसे सेट कर दिया ना, तो बच्चा वो ना एनोड की तरफ जाएगा ना कैथोड की तरफ जाएगा, वो खुद 2 आयन बना के ना, अब चूंकि 2 आयन बनाएगा तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे बढ़ जाएगा तो बच्चों वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, वो सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाते हैं, आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ड्यूटेरान तो बहुत टफ चीज नहीं है, ड्यूटेरान कोई बहुत बड़ा चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये पहला टॉपिक हो गया। तो मैंने क्या बोला, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं? तो अमीनो एसिड का पीएच यदि ऐसे इक्वल हो जाए जिसमें वो अमीनो एसिड अधिक से अधिक 2 आयन के फॉर्म में पाया जाए, तो उसी पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। मतलब एक प्रकार का पीएच ही है वो, लेकिन वो स्पेशल वैल्यू है। स्पेशल वैल्यू क्यों है? ना वो एसिडिक में जाएगा ना बेसिक में जाएगा, वो खुद 2 आयन में कंटेन हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फास्ट। इसको हटा देता हूँ। बच्चों ड्यूटेरान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ड्यूटेरान पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, याद रखिएगा ड्यूटेरान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल समाप्त हो गया, इससे बाहर केमिस्ट्री में नहीं आए। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इससे ज्यादा जानते हैं। लेकिन फिलहाल विटामिन जरूर पढ़ लीजिएगा, ए बी सी डी के जो भी पढ़ लीजिएगा, ए बी सी डी ई के, है ना। तो बच्चों बी और सी जो ऐसे हैं आपको पता ही है, ये वाटर सोल्यूबल है और बाकी सब फैट सोल्यूबल है। मतलब सिंपल सी बात है ना कि जो शरीर के साथ मिक्स हो जाए, जिसको दोबारा कंज्यूम करने की जरूरत ना पड़े, जो शरीर के साथ बाहर निकल जाए, जैसे विटामिन बी और सी। लेकिन विटामिन B12 एक्सेप्शन है, B12 ऐसा नहीं होता, वो फैट सोल्यूबल होता है। खैर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, आप तो विटामिन हमसे अच्छे जानते होंगे। तो बच्चों जरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तभी तो आजकल बोला जाता है कि आप विटामिन सी जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है उसका यूज किया करें, बार बार यूज किया करें, डेली मार्केट में मिलता। अच्छा अगर सोचो अगर वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, शरीर के रास्ते से वो बाहर नहीं निकल जाता, तो बेचारा इतना मार्केट में भी संतरा और नींबू का रेट इतना महंगा भी नहीं होता। क्यों? इंसान एक दिन खाता और कई दिन तक उसके फैट में वो रहता, आराम से उसको मिलता रहता। लेकिन बेचारा आज खाया कल को बाहर निकल गया, तो बेचारा दूसरे दिन उसको फिर मार्केट में जाना पड़ता है। क्या करो। खैर अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक जरा सुन लो, बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने क्या बोला कि बच्चों जो ड्यूटेरान होता है, ड्यूटेरान, ये जो ड्यूटेरान है ना, ड्यूटेरान, तो ड्यूटेरान जो होता है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है आपको पता है ना? क्योंकि प्लस और माइनस में बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम लिख देता हूं, मैक्सिमम। तो बच्चों अगर इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो जितने भी एमिनो एसिड है, मोस्टली एमिनो एसिड ना सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड स्टेट में। आपको तो पता है सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं? अगर मॉलिक्यूल पास में रहता है सॉलिड है, थोड़ा दूर जाए लिक्विड है, और बहुत दूर भाग जाए तो वो गैस है। सॉलिड स्टेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों अगर ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो हम इसी का फायदा उठाएंगे। कैसे फायदा उठाएंगे? हम इनको प्यूरिफायर कर लेंगे। हम क्या करेंगे? पीएच को पीआई वैल्यू के बराबर सेट कर देंगे।
तो बेचारा वो ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बनेगा तो नीचे बैठ जाएगा, हम उसको सेपरेट कर लेंगे। बहुत सारे अमीनो एसिड है, मुझे एक अमीनो एसिड को बाहर निकालना तो उससे हम निकाल लेंगे, किसी अमीनो एसिड को प्योर करना है तो हम इस काम से कर लेंगे। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दैट्स वाई, मतलब इस रीजन के कारण जो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, हम एमिनो एसिड को प्यूरिफायर भी कर लेते हैं, है ना। दैट्स वाई वी कैन सेपरेट, हम इनको अलग भी कर सकते हैं। अलग करने के बाद बच्चों में हम इनको ना प्यूरिफायर भी कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट फ्रॉम द impurity मिक्सचर। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा अमीनो एसिड है जहां पे इम्प्योरिटीज भी आप उसको हटाना चाहते हैं, तो बस उसका पीएच वैल्यू पीआई के वैल्यू को कन्वर्ट कर दीजिए, वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, आप उसको सेपरेट कर दीजिए, किसी भी इम्प्योरिटीज उसको हटा सकते हैं। इसकी जल्दी स्क्रीनशॉट लो फास्ट। बच्चों दूसरी बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी एमिनो एसिड है ना सबका एक पीआई वैल्यू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जितने भी एमिनो एसिड है, ईच एमिनो एसिड हैज ए स्पेसिफिक पीआई वैल्यू। बच्चों ये पीआई वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट इसलिए नहीं करा रहा हूं कि अगर आप जेई के स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब आईटी जेई के होते तो मैं जरूर कराता। पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा में कैसे, सॉरी न्यूट्रल में कैसे करते हैं, एसिडिक बेसिक कैसे करते हैं। फिलहाल हमने आपको नीट लेवल पे जो नॉलेज देना था मैंने वैसे डिटेल दे दिया है। बच्चों विश्वास मानिए कार्बोहाइड्रेट और जो बायोलॉजी के टर्म्स है यदि आप उसको पढ़ के जाते हैं तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे ना हो पाए, आपके सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि ज्यूटेराइन जो कि एमिनो एसिड का एक बहुत बड़ा गुण होता है, जो कि उसके पीएच पे डिपेंड करता है, यदि उसके पीएच को ऐसा सेट किया जाए जिससे वो ज्यूटेराइन ना तो केटायनिक ना तो एनायनिक, वो खुद केटायनिक एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, मतलब दो आयन में एग्जिस्ट करे, उसी को ज्यूटेराइन कहते हैं। और बच्चों ज्यूटेराइन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए सभी ज्यूटेराइन फॉर्म में कोई भी एमिनो एसिड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं हैं ज्यूटेराइन की, क्योंकि ज्यूटेराइन से किसी भी एमिनो एसिड को प्योर किया जाता है, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो कुछ खास बातें हैं मैंने जो आपको सिखा दिया है। बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ा है बच्चों, मैंने बिल्कुल नहीं उड़ाया, मेरे पास आराम से समय था, मैंने आपको पढ़ा दिया। बच्चों कल 16 और 17 2 दिन आपको रेस्ट मिलेगा, कॉपी का